the moment when he gets the cup on the balcony, exactly on the same position where they were, 37 years ago. And just before we were about to shoot that, two ladies from Lords, rolled up a trolley with something like a velvet cloth covering something, and they unveiled it, and it was the original Prudential cup, and they said, we would like you to shoot with this. Oh fuck! The wrong day खड़े हो गए थे, तो रोना आ गया था. I remember I just picked up the cup and I gave it to Ranveer. I said action, and he enacted it. And the moment I said cut, every single person on that balcony broke down and started crying. Yeah. Because it was such an emotional moment, to actually hold the real world. वो feel ही अलग है. सीजर रोड से ले लूं मैं, क्योंकि तो पूरा पैक है. जी बिल्कुल. आजाद नगर is right now fully packed. बिल्कुल. So instead of going from Azad Nagar to DN Nagar, we're taking a left on Caesar Road. We'll keep freewheeling and driving like our conversation. Yes. ये यहाँ एक स्टूडियो आता है, यहाँ पर आपने शूट किया? कहाँ पे? अभी ये सीजर रोड पे आएगा एक. I think मैंने किया है यार. ऐसा कोई स्टूडियो है नहीं जिसमें हमने शूट नहीं, क्योंकि स्टूडियोज इतने बिजी रहते हैं बॉम्बे में कि कभी-कभी जब आप मिड प्रोडक्शन होते हैं, आपको स्टूडियोज चाहिए होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं. तो हर एक स्टूडियो का पानी पिया है हमने. नहीं, ऑल्सो ये है ना कि यहाँ पर लंबा बुकिंग कर लेते हैं कंटिन्यूटी वाले लोग. बिल्कुल. टीवी एंड ओटीटीज की वजह से बहुत ज्यादा, बहुत कमी है स्टूडियोज की. इसलिए अगर आप देखें तो स्टूडियोज कहाँ, बॉम्बे के लिमिट्स के बाहर तक निकल गई हैं. भजनलाल निकलो सीधा. बिल्कुल. So I think we've shot. I've definitely shot over here. I'm forgetting the name, लेकिन I've definitely shot over here. जी. We've also shot some. जी. शुरू में of course पहले formative years of in the industry तो यशराज में निकले तो बड़ा comfortable था. बड़े स्टूडियो में वहीं शूट करो. वहीं पे IRF में ही शूट करो, IRF में एडिट करो, IRF में पोस्ट करो. बहुत मजा आता था. लेकिन एक IRF के बाहर भी असली दुनिया है. Correct. जो मेरी तीसरी फिल्म के बाद देखी मैंने. तो I'm going to come to that, but quickly tell me what were those years like, because I know you ended up in a minefield in Afghanistan. बहुत. देखिए, मेरे जो डॉक्यूमेंट्रीज के जो एक्सपीरियंसेस हैं ना, वो मेरा रॉ मटेरियल आज तक है. Because I lived several lives in those years. एक बहुत ही, I must say, I'm very fortunate and privileged कि मुझे इतना एक्सपोजर मिला थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. जैसे मेरी शुरुआत अगर आप देखें तो मैंने बहुत काम किया है सईद नकवी के साथ. सईद नकवी बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है दिल्ली के, और उस जमाने में he was known as a head hunter because वो heads of state को इंटरव्यू करते. तो मैंने उनके साथ नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू किया है. Lots of sort of heads of states and dignitaries. And Saeed Bhai, as I call him, Saeed Bhai उस टाइम बिल्कुल he always used to be obsessed about reporting international news through an Indian perspective. because उनको लगता था यार फिल्म आ गया, बहुत शूट किया है हमने. 83 भी शूट किया है. अरे वाह. तो उसमें क्या था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट द मिड 90s, सिर्फ BBC या CNN के थ्रू आता था. उस टाइम पे हमारे चैनल्स के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बाहर जाएं और रिपोर्ट कर सके. आज तो जाते हैं, लेकिन उस टाइम अगर आपको इंटरनेशनल न्यूज चाहिए तो आपको BBC CNN मिलता था. तो वो कहते थे यार हर न्यूज सिर्फ इनके प्रिज्म के थ्रू हमें क्यों मिलता है, बिकॉज इनका नजरिया अलग है. एंड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर अस. तो उन्होंने ये शुरू किया एक इनिशिएटिव, और अलग अलग चैनल्स के साथ, स्टार के साथ, दूरदर्शन के साथ शोज बनाने शुरू करे, जहाँ पे वी वुड डू सॉफ्ट न्यूज फीचर्स ऑन इश्यूज अराउंड द वर्ल्ड. So these are 20-minute packages. These are 20 minute, 30 minute, कभी इंटरव्यू डिग्निटरी के साथ, कभी न्यूज रिपोर्ट किस्म का, कभी एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री बना दिया किसी भी सब्जेक्ट पे. इजराइल में हो गया, या रशिया में हो गया, या साउथ अफ्रीका में हो गया, या मोरक्को में हो गया. तो मैंने सईद भाई के साथ कुछ 60 या 70 कंट्रीज किए within 5 years. मतलब हमें कभी होता ही नहीं था इंडिया में. मैं मतलब साल के 200 से 250 दिन बाहर रहता था. कितने पासपोर्ट की बुक्स? और इतने भरे हुए. और सईद भाई was very sort of networked in the Ministry of External Affairs and the embassies. तो वीजास भी ऐसे मिलते. मतलब हमारे ऑफिस में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड मैप होता था, और जहां भी कुछ फ्लैश पॉइंट हो रहा है, कुछ जैसे आजकल यूक्रेन में हो रहा है, तो यूक्रेन पे हम एक पिन लगा देते थे कि यहाँ पे हो रहा है. तो सईद भाई के साथ हर हफ्ते मीटिंग होती थी, और वो बोलते थे खान साहब, ही कॉल्ड मी खान साहब फॉन्डली, एंड सेड खान साहब किधर जाना है? तो इधर चलते हैं. बस विद इन 48 hours we would be in a plane flying to that place.
तो बहुत यार पूरी दुनिया देखी मैंने एंड आई मस्ट से यू नो जब आप इट्स नॉट लाइक गोइंग एज अ टूरिस्ट टू अ कंट्री इट्स लाइक जब आप न्यूज़ फीचर या कुछ कर रहे हैं ना तो आप यू गोइंग डीप इनटू द स्किन ऑफ द of that country you meeting people nice हाँ मतलब वो सब तो ठीक है वो सब तो साइड में चल ही रहा है लेकिन you're meeting people you understand तो उससे आपकी बहुत एक and I must say one thing about all those trips which is even today in my films you will notice that is I realized very soon कि हम लोग ना न्यूज को एज अ गॉस्पेल लेते हैं कि यार न्यूज में आया बीबीसी पे आया सही होगा और मेरे को बहुत जल्द समझ में आया नहीं यार जरूरी नहीं है कि सही है ये भी किसी का पर्सपेक्टिव है और तो वो जो एक है ना द गैप बिटवीन द स्टोरी दैट वाज टोल्ड टू अस एंड द स्टोरी दैट शुड हैव बीन टोल्ड टू अस वो मुझे बड़ी फैसिनेट करने लगी और अगर आप देखें तो मेरी पहली 2-3 फिल्में जैसे काबुल एक्सप्रेस है या न्यूयॉर्क है या इवन अ वेरी मेन स्ट्रीम फिल्म लाइक एक था टाइगर इट्स इन द गैप that lies between the story that was told to us and the story that should have been told to us. The human story is missing. Human story is missing. Sometimes there's a whole sort of a aspect of a story जो Western media नहीं दिखाना चाहती है आपको तो नहीं दिखाती है उसको मतलब नहीं उनको मतलब नहीं है या एक एजेंडा के साथ नहीं दिखाती है कि यार हमें ये दिखाना नहीं आपको so वो I realized कि that training was tremendous with Saeed Naqvi and it allowed me to look at a story and go beyond what is being seen at face value, you know, so that's been a very interesting approach to all kinds of stories, whether it's for a film, whether it's for a documentary, that then it nurtured within me. तो वो हुआ और उसके बाद फिर the first big documentary फिर उसके साथ साथ मैं documentaries करने लगा तो obviously I started doing some stuff for Discovery Channel, National Geographic. One crazy experience for me was when I was very young. I think मैं उस time 25 साल का था. I got to shoot with Gautam Ghosh, the celebrated filmmaker from Calcutta, a series for Discovery called Beyond the Himalayas. वो हम कुछ 70-80 दिन we were on the road. Starting from the erstwhile Soviet Central Asian republics of Uzbekistan. Also from right there to हाँ तो समरकंद बुखारा से शुरू किया हमने. We drove through these the Central Asian republics of Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, you know all these places. We were the first civilian motorcade to go from Kyrgyzstan, the erstwhile Soviet border, into China, into Xinjiang. तुरुघाट पास मुझे याद है 12,500 फुट पे एक पास था snowed out वहाँ पे Chinese soldiers हमारे passports stamp कर रहे थे and went in there. So basically we were retracing the Silk Route. Correct, of course. So the Silk Route and then drove down through Tibet, you know, explored the whole Tibetan Buddhism and then finally came into Nepal and back to Delhi. तो वो एक बहुत ही even today, even despite all my travels around the world, that journey is something that I can never forget. पूरा record दिया ना उसमें 70-80 दिन आप रोड पे मतलब and also you traveling to areas of the world which otherwise normally you would never go to and go to in this way ना मतलब आप drive कर रहे हो मतलब you know 70-80 days you're living in villages and you're sort of eating in those villages, meeting people, unbelievable. Mount Everest गए, yak milk मतलब तो क्या क्या नहीं किया उस मोनेस्ट्रीज में रह जाते थे माउंट एवरेस्ट गए फ्रॉम द नॉर्थ साइड द चोमोलांग मदर नॉर्थ द टिबेटन नॉर्थ फेस ऑफ एवरेस्ट सो फैसिनेटिंग जर्नी एंड उसके बाद एंड दिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रास अरे वाह तो महिंद्रा की जीप्स ले गए हम बिल्कुल टू द बेस कैंप ऑफ एवरेस्ट एंड देन 2 years later महिंद्रा वांटेड टू डू अ सिमिलर like a motor expedition. This time they chose the overland route of Singapore to Delhi. Oh wow. Now Singapore to Delhi is also the route that was chosen by the Azad Hind Fauj. Netaji's Azad Hind Fauj. तो हमने बोला यार फिर अगर ये है रूट तो फिर आजाद हिंद फौज की कहानी सुनानी चाहिए इस पे. And then we got in touch with the veterans उस जमाने में Captain Lakshmi Sehgal जो रानी झांसी regiment, the first and only women fighting regiment in World War II. She was the commander of that. रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी और फिर एक और थे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन जो द फेमस रेड फोर्ट ट्रायल्स से ढिल्लन सहगल शाहनवाज को ट्राई किया था ही वाज अ सोल सर्वाइविंग मेंबर ऑफ दैट ट्रियो वी गॉट इन टच विद देम दे वर बोथ 85 एंड वी सेड वी वांट यू टू यू नो कम विद अस ऑन देयर दे सेड तुम लोग पागल हो गया you know at 85 मतलब we wanted to go back to Burma you know after independence हमने सोचा लेकिन 5 साल 10 साल 20 साल कोशिश करी we gave up that dream. But suddenly, you know, you guys are coming from nowhere. But then I think they just
they thought like यार just the fact that they'll be able to go back to, because they, as I said ना, उनकी कर्म भूमि थी, Burma was where it all happened for them ना, for the Azad Hind Fauj. So they came along and हमने उनको बोला कि कभी आप you feel uncomfortable, we will put you on the next flight back. Yeah. But they, once they came on, मतलब सुबह, मतलब the soldier in them, वो सुबह 5 बजे तैयार हो जाते थे, चलो चलो चलो, and it was again a 3-month journey, and it was much more difficult than the Tibetan journey, not physically in terms of the landscape and the terrain that we were driving in, just politically. मतलब बर्मा में उन्होंने हमें हाउस अरेस्ट कर दिया, हमारी गाड़ियां ले ली, वहाँ पे वो है ना मिलिट्री रूल है। और एक सेकंड ना, बियॉन्ड हिमालयस के टाइम पे आप माइन में घुस गए? नहीं, माइंस में मैं घुसा हूँ इन अ डॉक्यूमेंट्री इन अफगानिस्तान। तो ये अलग है, ये अलग है। Okay. तो बियॉन्ड हिमालयस में कोई कांड नहीं हुआ? बियॉन्ड हिमालयस में नहीं हुआ, बियॉन्ड हुआ, मतलब एक्सीडेंट हुए, गाड़ी ड्रीव रोड से हो गई नीचे, ये वो बहुत हुए, पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये वो एक्सीडेंट्स हुए, वो सब ठीक था, बट par for the course, nothing extraordinary. And then on this one, in Forgotten Army, we faced a lot of hardships. We got arrested, we got put under house arrest, and we appealed to the military government in Burma. Then they let us go. Then we finally completed the film. अब फिर वो मतलब बनी। ये Forgotten Army डॉक्यूमेंट्री है, हाँ? Forgotten Army डॉक्यूमेंट्री है जो अभी एक्चुअली YouTube पे 5-part सीरीज है, आप देख सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री। एंड उसका फिर जो रिक्रिएशन मैंने किया, also called the Forgotten Army 20 years later, वो तो Amazon Prime पे है, which is basically a reenactment of that journey. तो आप मुंबई प्लान के साथ आए थे या ऐसे ही आ गए बस? तो मुंबई थोड़ा बहुत तो ऐसे ही आ गया कि यार देखो अल्टीमेटली तो फिल्म बनानी है, तो अब sooner the better. किधर आए, कौन से एरिया में? दिल्ली में नहीं तो बैठे रहेंगे हम, और फिर सोचते रहेंगे, और फिर 20 साल निकल जाएंगे, और फिर बोलेंगे यार चाय पीते हुए कि यार एक दिन हम चले जाते तो हाँ, तो हम क्या क्या कर लेते। तो मैंने कहा बेटा जाना है तो अब चले जाओ, एंड देखी जाएगी क्या होता है। एक थोड़ी सी सॉफ्ट लैंडिंग हो ही गई थी, बिकॉज मिनी ने एमटीवी ज्वाइन कर लिया था, एक घर लेने पड़ा था, तो खार में लिया था एक घर हमने, छोटा सा 1 BHK। तो ट्रेन या फ्लाइट कैसे आए? फ्लाइट से आए थे, सांता क्रूज। हाँ फ्लाइट से आए थे, क्योंकि काम हम कर रहे थे, मैं एज अ फ्रीलांस कैमरा पर्सन कर रहा था। पासपोर्ट आफ्टर पासपोर्ट बन गया है, तो मतलब इट पेज। और तो पहुंचे, और अब फिर शुरू हुई जर्नी, जिसे कहते हैं स्ट्रगल। मैं उसको स्ट्रगल बोलूंगा नहीं, बिकॉज व्हेन आई लुक बैक इट वाज नॉट रियली अ स्ट्रगल। 1 साल लगा मुझे, उस टाइम लगता था यार बड़ा स्ट्रगल कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मैंने लुक बैक है यार 1 साल तो कुछ भी नहीं होता यार, लोगों के 3-3, 4-4, 6-6 साल निकल जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता है। तो मैं ये काबुल एक्सप्रेस की, बट मेरी डॉक्यूमेंट्रीज चल रही थी, तो वो कभी फाइनेंशियल प्रेशर नहीं रहा। दिस इज समथिंग मैं अपने जूनियर्स को हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे फिल्म स्कूल के हैं या मेरे एडीज भी हैं, मैं बोलता हूँ यार पहली पिक्चर के लिए जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, या जब आप पिचिंग कर रहे हो, सब कुछ वो अप्रोच मत लेना जो बहुत लोग लेते हैं, यार अब तो हम पिक्चर बनाने वाले हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ना अब हम पिक्चर पे फोकस करेंगे। इट इज द वर्स्ट, इट इज रेसिपी फॉर डिजास्टर, बिकॉज देन यू लीव योर जॉब, देन financial pressure comes on you. Correct. Then you get frustrated because it takes time, and that's when you start making compromises कि यार कुछ भी बना लेंगे, कैसे भी बना लेंगे, कोई भी पैसे ले लो, वो नहीं करना चाहिए। So for me it was very important. I was earning, I was doing my thing, and whatever time I had, I was writing the script of Kabul Express, and I was pitching to people. बड़े मजेदार किस्से हैं वहाँ भी। I'll tell you one, वहाँ पे एक नया I won't take names, नए एक स्टूडियो खुला था, वो at that point known to be the champions of alternative cinema। तो हम पहुंच गए, सर ये तो alternative cinema है, दिल्ली से आए हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। थोड़ा समझ गया हूं किसके पास पहुंचे थे। तो चले गए हम। अब वहां पे बात हुई तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे पूछा कि आपका प्रपोजल क्या है। मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये प्रपोजल क्या होता है। मैंने कहा सर आई प्रपोज टू मेक अ फिल्म। तो कहता नहीं आप समझे नहीं, प्रपोजल मतलब आपका बजट क्या है, आपके 14 डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरीज की रिकवरी प्लान क्या है, ये वो, मतलब ऐसी चीजें जो मतलब सवाल ही नहीं होता कि मैं समझ पाऊं। मैंने कहा यार मेरे को ये सब पता करना है तो इनका क्या काम होगा। मैंने कहा सर ये सब तो मैं जानता नहीं है, मैं कहानी है, मैं कहानी सुना सकता हूँ। अच्छा, एंड दिस वर्बैटिम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कॉन्वर्सेशन। ही सेड कि अच्छा कहानी सुननी, हाँ कहानी ठीक है, लेकिन एक्चुअली मंडे टू फ्राइडे हम लोग प्रपोजल डिस्कस करते हैं और सैटरडे को हम स्क्रिप्ट का नरेशन लेते हैं। तो मैंने कहा सर मैं सैटरडे को आ जाता हूँ। तो दे सेड हाँ आ जाओ। सैटरडे पहुंचे, नरेट किया। अच्छा, नरेट करके उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया कि उनको बहुत अच्छी लग रही है कहानी, बहुत अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट भी हो रहा है पूरी। मैंने कहा चलो हो गई यार मेरी बात, तो अब तो बन जाएगी फिल्म। नरेशन के बाद उन्होंने बोला कि यार कहानी तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ना 2 किस्म की फिल्में होती हैं। अच्छा सर, एक होती है प्री फ्राइडे फिल्म, एक होती है पोस्ट फ्राइडे फिल्म।
तो मैंने कहा क्या होता है फर्क? जैसे देखो प्री फ्राइडे फिल्म जो होती है ना वो रिलीज से पहले हम लोग बेच देते हैं टेरिटरीज और उसकी रिकवरी हो जाती है, सारी पूरा कॉस्ट रिकवर हो जाता है, फिर तो वो रिलीज करती है, वो फिर जो भी कमाती है जो भी वो जो भी प्रॉफिट वॉफिट होगा होगा, नहीं तो हमारी बेसिक रिकवरी तो हो जाती है। आई सेड वेरी गुड। और एक होती है पोस्ट फ्राइडे फिल्म जो उसको अपने बलबूते पे अपने वर्ड ऑफ माउथ पे कमाना पड़ता है, वो प्री फ्राइडे उसके सेल्स नहीं होते हैं, वो उसको बॉक्स ऑफिस पे कमाना पड़ता है। तो तुम्हारी फिल्म जो है ना वो पोस्ट फ्राइडे फिल्म है। अच्छा सर चलो पोस्ट फ्राइडे फिल्म बना लेते हैं। सर नहीं हमारा चार्टर सिर्फ प्री फ्राइडे फिल्म बनाने का है। मैंने कहा अच्छा। सर तो मैंने कहा सर कैसे फिर इसको प्री फ्राइडे बनाई? तो उन्होंने बोला प्री फ्राइडे के लिए ना आप एक दो नाम दिए उन्होंने मुझे, अर्जुन रामपाल ये वो नाम थे उस टाइम पे। आई थिंक अर्जुन वाज had just come and he was somebody people were really wanting to work with, so उसको लिया। अब अर्जुन रामपाल कहाँ, और अर्जुन रामपाल के मैनेजर का नंबर तक नहीं मिला मुझे। So it was a dead end. At that point in time, it was meant to be the first film in a new division that Yash Raj was starting, which was supposed to be like there's a Fox ka Searchlight division. So it was meant to be a smaller films division within Yash Raj, which would not carry Yash Chopra's name. It would be produced by Aditya Chopra, and they would have named it something. So I said, superb, and that's how. And I had not known. A friend of mine had given the script to Adi because it was like most things. Yash Raj does everything is confidential, so he was sworn to secrecy. But he went and took this script and gave it to Adi, saying, "Adi, that this division that you're starting, I think this is a perfect film." Adi gave it to another friend of mine who is Jaideep Sani, the writer. अब जयदीप सानी and I go back to Delhi. So the first person who had read the script of Kabul Express and had written it was Jaydeep Sani. तो जयदीप ने बोला आदि मैंने एक साल पहले पढ़ी हुई, I know Kabir and I think he'll be fabulous for this. Oh wow, so good. So Adi called me and that's how it happened यार. I won't say that's how it happened because उसके बाद और भी problems हुए, फिर मेरे ऊपर केस हुआ, ये हुआ, all the kind of things that because the film was of that. अरे नहीं यार, one again I don't want to take names because I don't want to now hurt him now, but वो पूरे एक साल में जो लोगों से मिलते थे हम, तो सेल्फ स्टाइल्ड प्रोड्यूसर्स भी मिले कि हम बनाएंगे, अच्छा कोई साइन नहीं किया, नहीं और कोई ना साइन किया, आप हमें ना पैसे दिए, बात चीजें चल रही हैं, कॉफी पी रहे हैं और आपने अपने आप को प्रोड्यूसर बना लिया। तो जब यशराज आई तो बोला कि नहीं मैं प्रोड्यूसर हूँ। यार आप कहाँ से प्रोड्यूसर हो, कुछ बातचीत के थोड़ी ना आपको प्रोड्यूसर बना देंगे। तो वो केस वेस लगा दिया, वो केस में दे ऑफ कोर्स दे ओवरस्टेप्ड एंड दे इन द केस they said it's their story. That's a big mistake they made. But when it went to court, the High Court, it reached the High Court, and the High Court judge went through the fact and he says, "Yeah, here's a person who spent like 2 years in Afghanistan, has done 4 documentaries, and then there are you who's never been to Kabul, nothing, and you want me to believe that the story is not his, the story is yours." Yeah. And then he literally threw the case out of the thing, but it went up till those time. पहली फिल्म है यार, वो एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। I remember it was depressing those days. You used to wake up in the morning with a sword hanging on your head कि यार ये क्या होने वाला है, कुछ भी हो जाएगा। And but the support that Adi gave me really was amazing. Like he once he understood that there is nothing like this, he put his lawyers onto it also, and we went for it. But having said that, the Kabul Express itself, the journey was not an easy journey, because we were shooting in the first international film to shoot in post-Taliban Afghanistan. Which is why you have those brown mountains. बिल्कुल, and वहाँ पे शुरू किया शूटिंग करते हुए, तो वहाँ पे एक रोड है which is the काबुल जलालाबाद रोड, जो पेशावर तक जाती है। तो वहाँ पे तालिबान के लोग भी काफी थे। They started seeing this, and then क्या हुआ कि हम लोग शुरू हो गए शूट करना। तो वहाँ पे जो फॉरेन क्रूज थे ना, they found us a very exotic story, बॉलीवुड शूटिंग इन पोस्ट तालिबान अफगानिस्तान। तो वो हम पे स्टोरीज करने लगे, हमें हमारी शूटिंग को कवर करने लगे, हमसे इंटरव्यू लेने लगे, हम भी कुछ इंटरव्यू देने लगे। वो तालिबान लोगों ने देखा एंड दे डिडंट वांट दिस पिक्चर गोइंग आउट कि एवरीथिंग इज सो नॉर्मल इन अफगानिस्तान की बॉलीवुड शूट हो रही है। और हम पहुंचते थे यार, पहाड़ों में पहुंचते थे 5 बजे सुबह में, दिसंबर में शूट कर रहे थे हम, -15 -20 डिग्रीज टेम्परेचर, और पहाड़ के ऊपर छोटे छोटे सिलुएट्स दिखाई देते थे हमें, और स्नाइपर्स
who had been all night there making sure that the area is clean and clear for us. That's the level that the Afghans मतलब बिना अफगानिस्तान के लोगों के support के साथ हम बना ही नहीं सकते थे काबुल एक्सप्रेस. That's my something that I will always be in debt to them. So and John had done Dhoom by then. John had done Dhoom 1. His hair is long. Yeah. And John had done Dhoom 1. He had, I think, 2 years before this, he had finished, or 1 year before. I'm not forgetting the thing, but he had already like become a star. Yeah. So he was very popular. He was very sort of known by the people. People used to come to our shoots. Then obviously, जब ये death threats वगैरह आए, तो थोड़े वो भी कम हो गए लोग आना. But that's the way we ultimately completed Kabul Express, यार. नहीं, मैं आपको 2 कहानियां बताऊंगा जो मेरी जुड़ती हुई हैं इन दोनों से बहुत करीबी. जी. The girl that is in Bajrangi. We had auditioned her. I remembered her name till very recently. Okay. Which one? The main artist. You're talking about Harshali? हर्षाली. अरे वाह. और हर्षाली अच्छा हुआ हमारी फिल्म में सिलेक्ट नहीं हुई. अच्छा. हाँ, 2015-13 नहीं कब. हाँ. तो हमने 2014-15 में शूट किया. हाँ, तो तभी ऑडिशंस हो रही थी. तभी मैं फर्स्ट फिल्म में एज एन एडी कर रहा था. अच्छा. और हर्षाली हमारी फिल्म के लिए ऑलमोस्ट सिलेक्टेड थी. मतलब शी वाज द त्रिशा और हर्षाली में हमें डिसाइड करना था, ऐसा था. अच्छा. एंड द सेकंड स्टोरी इज 83 के जब आप लुक टेस्ट कर रहे थे ना महबूब में, तो मैं 5 नंबर या 3 नंबर में शूट कर रहा था और आप बाजू में वहां पे लुक टेस्ट कर रहे थे. जी. और क्योंकि सोनाक्षी के साथ हम लोग आईडी का कवर लॉन्च कर रहे थे, रणवीर had shown off his look. Yeah, he used to love showing off his look. Yeah, and I was like, अरे भाई, मैं फोन कर इवान को, भाई क्लियर करना, I won't be able to release this. What is this? And Bhairav is very strict. Yeah. So I was like, भाई मैंने पूरा शूट कैन करना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हो यार तुम लोग? So for me it was just like, यार, did we just see Ranveer in the 83 look? Yeah, wow. And I mean, this is the fun of how small. Correct. No, but this Harshali thing is very interesting. Yeah, I known that she had done some few auditions for films and all. Yeah. And that feature was also based on, like, really heavily based on the girl as a character. I mean, that is something that, this is which I told Harshali's family also. It's very rare to get a vehicle of that size where a superstar is there, but the principal role is yours. बच्ची का वो नहीं मिलता है. And you also have the girl and the family also then has to handle that because nothing after that really comes and matches up to that experience. So I hope for Harshali also, she's growing up now, so she's only 13, but she's got I think once she's 18, I think maybe she will restart and be doing films. अभी तो स्कूल में है. It'll be one of our articles on Mashable that says, this is how Harshali looks now. Remember Bajrangi Bhaijan? Yeah. This is how she looks. So this area has really been the part of Bombay that we have lived in. And I must say, also as a city, Bombay has been very good to us. Both of us are, people who came in from Delhi with dreams. And I think both of us managed to find our feet in Bombay and have enjoyed it. So it's अभी भी मतलब दिल्ली जाते हैं तो of course पले बड़े वहीं स्कूल कॉलेज ये सब वहीं क्या, लेकिन one is always wanting to come back to Bombay now. Bombay finally has become home. It's such a weird thing ना, because I'm from the north as well. जी. और कई बार ऐसा लगता है कि घर जा रहे हो, मतलब दिवाली वाली करके आओ, फिर अलग सी कॉन्ट्री हो जाती है कि घर है क्या, घर कौन सा है, ये है या वो है. Of course family वहाँ है, you feel like going back there, of course. ऐसा रेडियो लगाओ तो कंफ्यूजन हो जाता है. रग में मुंबई शहर है, ऐसा हो जाता है. करेक्ट. तो न्यूयॉर्क वर्सेस मुंबई भी काफी हुआ है. अच्छा. यहीं इसी रोड पे श्रुति हसन के साथ कर रहे थे और उनके साथ ये बात हो रही थी. So do you see similarities in these two cities? I mean, I think every big throbbing metropolis in the world का एक energy का एक definitely एक similarity रहती है यार. I think there's something about the mindset of people living in these kind of cities which is very different from another city in their own country. Therefore, you're absolutely right. There is something about the energy of New York which is closer to Bombay than maybe another city in US itself. That's so true. वो है एक that is something that is very unique to all these big metropolises. It could be New York, it could be Bombay, it could be Shanghai, it could be Istanbul. Yeah. All these cities have a certain vibe and energy to them. सही बात है. तो मुंबई की भाषा के बारे में कोई आपका मतलब, are there any favorite words, are there things that you really like over completely? I still can't get over
आता भी नहीं करना, नहीं आ रहा नहीं आपको, आता। नहीं, मैं भी बहुत ट्राई करता है। दिल्ली वालों को आता ही नहीं है ये, आई थिंक यहाँ पैदा होने के बाद ही यू कैन गेट द नैक, वो आता ही नहीं है, नहीं आता। बट आई एम नॉट वेरी गुड विद लैंग्वेजेस एक्चुअली। अ लॉट ऑफ पीपल यू नो से कि यार तुम इतना ट्रैवल करते हो, वी एक्सपेक्टेड यू टू बी, बट समहाउ वो एक एंड दैट इज अ वेरी बिग शॉर्टकमिंग इन मी व्हिच आई रिग्रेट. Not being able to pick up languages fast enough, because if you travel a lot and you're good with languages, then it becomes a great asset. Correct. It's only if I spent a lot of time somewhere, तो थोड़ा थोड़ा मैं, जैसे मैंने सोवियत यूनियन में बहुत टाइम बिताया था because of those Central Asian republics and all that. तो थोड़ा थोड़ा रूसी काफी वर्ड्स आ गए थे मुझे। फिर अफगानिस्तान में महीनों रहे तो दरी और पश्तो के कुछ अल्फाज आ गए थे। बट दरी और पश्तो करीब है उर्दू? नहीं, एक्चुअली काफी अलग अलग है। क्या बात है? हाँ, दरी एंड पश्तो। सो दरी इज फारसी, बेसिकली इट्स अ डायलेक्ट ऑफ फारसी, तो उसमें तो काफी वर्ड्स आ जाते हैं। पश्तो बहुत अलग है, पश्तो बहुत अलग है। इट्स अ वेरी हार्डर साउंडिंग लैंग्वेज एंड वेरी फ्यू sort of words that are similar to the our spoken words. जबकि एक्चुअली मेरे फैमिली में, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ पठान फैमिली, तो इनफैक्ट मेरे चाचा के जनरेशन तक वो पश्तो बोलते थे। It's only me and my cousins and all who have completely out of touch with it, but my grandfather so 100% did speak Pashto, and one of my chachas used to speak Pashto also, but of course now we've all completely been out of touch with it. Yeah. आपने चाचा की बात, एक तो आपको कोई ये नहीं बोल सकता फिर कि आप फारसी बोल रहा हूँ, मतलब आपको समझेगा। मतलब आप ये वाला डायलॉग नहीं चल सकता आपके घर में। करेक्ट। और दूसरी चीज ये, आपने चाचा की बात की, डॉक्टर जाकिर हुसैन? नहीं, तो जाकिर हुसैन ताया थे जी, ताया थे। तो और सो फैमिली ओरिजिनली है फ्रॉम अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कायमगंज, करेक्ट, इन यूपी. Kaimganj is a Pathan stronghold. अगर आप you know, if you read the history of that area, तो हिंदुस्तान के कुछ चार पठान strongholds हैं, जहाँ पे during the later Mughal period ना पठानों को लाके वहाँ बसाया गया था to counter the Jat invasions and all that. So कायमगंज एक है, शाहजहाँपुर है, मलियाबाद है, रामपुर है. These are the considered to be the four sort of strongholds. So my family is from कायमगंज. तो जाकिर साहब जो हैं वो कायमगंज में रहे थे, लेकिन मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जो जाकिर साहब के भाई थे, ही शिफ्टेड टू हैदराबाद. अरे वाह. So my father was the first generation born in Hyderabad, and then I was also born in Hyderabad. क्या बोल रहे हैं ऐसा? लेकिन 1 साल की उम्र में हम लोग we shifted out. तो गए नहीं आप कभी हैदराबाद? बहुत, तो फिर बचपन में तो फिर हैदराबाद में ही जाते थे, मतलब या तो कायमगंज जाते थे कभी कभी, या फिर हैदराबाद. पूरी हैदराबाद में कौन सा एरिया? हैदराबाद में 2 एरिया होते थे. माय मदर इज फ्रॉम सिकंदराबाद. अरे वाह. तो सिकंदराबाद में रहते थे, एंड माय फादर्स, मेरे जो ग्रैंडफादर का की बहुत बड़ी हवेली थी, इज इन एरिया कॉल्ड तुरुप बाजार. आई नो तुरुप बाजार. अरे बेगम बाजार और तुरुप बाजार ही जाते हो अगर आपको होलसेल में माल लेना. जी. In fact, a lot of times people ask me कि जब 83 बना रहे थे ना, तो उसके मार्केटिंग में 83 जब on 25 जून आप क्या कर रहे थे, तो मैं हैदराबाद में था. मैं हैदराबाद में था, हमारी छुट्टियां चल रही थी, and I remember I had just reached Hyderabad, I think that morning itself or the day before, and बहुत बड़ी एक my grandfather's हवेली वो है, extended family, joint family रहते थे, और मुझे अभी तक डिस्टिंक्टली याद है, मेरे को मैच का ज्यादा कुछ याद नहीं था, बट मुझे ये याद बहुत डिस्टिंक्टली कि यार मी थिंकिंग कि लोग पागल क्यों हो गए. मतलब बड़े बड़े आदमी रो क्यों रहे हैं, चीख क्यों रहे हैं, और भाग क्यों रहे हैं, और लोग पटाखे क्यों बजा रहे हैं. मतलब you know the impact of what happened that day wasn't clear to me. It's historical. The impact is still seen. The energy that has left, the confidence that it has given. True. And the love that I've got for 83, I don't think I've got for any other film in my career. It's unbelievable. जिसने देखी, because जहाँ पे खुला था, those who saw it, हाँ, तो yeah. So I think those who saw it, the kind of love they showered on the film was both for me and Ranveer. We were talking about it, and he said, यार ऐसा कभी नहीं हुआ है, मतलब it's unprecedented. The kind of reviews, मतलब ऐसे reviews आ रहे थे कि मतलब मार्केटिंग वाले भी वो पहले यूज कर रहे थे, वो 4 से नीचे कोई आता था तो वो देखते भी नहीं थे, मतलब 4-5 लोग 7 स्टार देने लगे थे. एंड तो जैसे अभी मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ
इतने सारे दोस्त मिले कि यार हम तो देख ही नहीं पाए बिकॉज दिल्ली में तो 3 दिन चली ना, चौथे दिन तो थिएटर्स ही बंद हो गए. So a lot of people are probably, that's very unfortunate, especially for a film which I was really looking forward to the release, and it's a special film. You also sat on it for 2 years. And I must say, and I don't say it about every film, but this film even as a craft as a director, I feel it is my best film. And I still say it because for me, how much higher can you take the film from the script is for me as a director a victory. And I think this is one of those films where, see, हर film में क्या होता है कि now when I look at it ना, कुछ moments होते हैं जो कहते हैं यार ये moment फिसल गया मेरे हाथ से, ये moment मेरे control के बाहर चले गया. 83 में एक second नहीं है that I don't own, good or bad. I own every second of 83. It's exactly the way I wanted to make it. So that's a great victory for a director, I feel. That you set out with a vision. A vision is always larger कि यार ये करना है. And sometimes in the journey ना वो चीजें गिर जाती हैं, slip up हो जाती हैं, and then you compromise में. ये एक film थी यार जो that's why it's one of those films I'll always be proud of for the rest of my life because it's exactly the way I wanted to make it. There's not one thing that I would change. If somebody said what would you change about film? Nothing I would change. No, for me it was fascinating as somebody who studies cinema is the choice of what you wanted to encompass. Now, it's a tough choice to even there is so much. And you've chosen just the series. And that was very clear. And I remember the first time I met Kapil sir also, he told me, he said, Kabir, I hope the film is about the team and not about me. Oh, yeah. And I said, sir, it is going to be the definitive team film. And that's what I'm so happy about. And that's what people also reacted. Yeah, we never expected it to be such a team film. कि एक आदमी उभर के निकला है, एक character distinct है. And of course, a lot of that credit goes to the boys also. जिस किस्म की मेहनत उन्होंने you've also got all the boys. I mean, it's there's really, so many names. It's really, they've really worked hard and they've worked as a team. Ranveer has worked, is such a team player. It's been a great journey. I mean, बहुत मजा आया ये फिल्म बनाने में. बहुत rewarding एक journey थी. Because documentary roots हैं तो research करने में बहुत मजा आया. एक आदमी के उसमें दो ढाई साल research चला इसका. I used to go and sit in the Lord's archives for days on end because हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आर्काइव नहीं करता कोई. हमारा कल्चर ही नहीं है, हमारा ओरल कल्चर है ना. बाप ने बेटे को कहानी सुना दी, फिर बेटे ने अपने बेटे को सुना दी, उसमें फिर चाइनीज विस्पर भी शुरू हो जाता है. बट द ब्रिटिश रियली आर्काइव वेल, सो अ लॉट ऑफ द जर्नलिस्ट 5-6 जो गए थे लंदन, ज्यादा तो गए नहीं थे बिकॉज नोबडी गेव अ होप इन हेल टू दीस पीपल. उनके पास भी अपने जो आर्टिकल्स हैं उनकी कॉपीज नहीं थी. क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं फिर उनकी आर्टिकल्स मुझे लंदन में मिली. अरे वाह. लॉर्ड्स के आर्काइव्स में every article written about 83 is there. Wow. So that was a treasure trove, and I must say Lords really opened up its gates for us. For an institution which is otherwise considered to be a little snooty and a little arrogant, a little too exclusive. It's very closed door also, na? Very closed door. उन्होंने I think in 83 they saw a true celebration of cricket, and they realized this and the climax of that story is Lords. Correct. So they just completely opened up the doors. You filmed in Lords. Lords also. So. The 2 stadiums that we filmed in, 3 actually, Lords, the Oval, and of course Tunbridge Wells. Because Tunbridge Wells is exactly the way it was, where he basically broke the world record. That's the best part about stadiums. The rest, of course, a lot of them have changed, so we had to recreate them in VFX and CG. But Lords में shoot करने का मजा ही अलग था यार. पूरा दिन रोंगटे खड़े रहते थे कि यहाँ पिच पे शूट कर रहे हैं, आप लॉन्ग रूम में शूट कर रहे हैं. फर्स्ट क्रू टू एवर शूट इन द लॉन्ग रूम, इंक्लूडिंग ब्रिटिश फिल्म्स. And locker room में बैठे हुए हैं. So that party scene is actually the long room. The party scene is actually the Indian High Commission. Oh yeah. Yeah, where the long room shots are where you see the teams and the batsmen come walking through the people before they exit out. That's the famous long room of Lords where people exit from, where nobody has ever filmed before. So they gave us that. They gave us the staircases. They actually gave us pretty much carte blanche. They said you can shoot wherever you want. Nice. तो बहुत मजा आया. I remember when I had gone to Baman. And I said, Baman, it's a small role. You basically playing Farooq Engineer.
Yes. And will you do it? He said, करूंगा, एक ही शर्त है मेरी, हाँ. कम से कम एक दिन मैं लॉर्ड्स में शूट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. So he came to the Lords with us, and we shot there with him, and I think all of us were like little children, yeah, running around taking photos and selfies and in place, and especially for the boys, the actors who were playing cricket, they're obviously all cricket lovers, right? Correct. So उनके लिए just the experience of shooting was unbelievable. The moment of shooting, in fact, the moment when he gets the cup on the balcony, exactly on the same position where they were, 37 years ago. And just before we were about to shoot that, two ladies from Lords, rolled up a trolley with something like a velvet cloth covering something, and they unveiled it, and it was the original Prudential cup. And they said, we would like you to shoot with this. Oh fuck! रोंगटे खड़े हो गए थे, रोना आ गया था. I remember I just picked up the cup and I gave it to Ranveer. I said action, and he enacted it. And the moment I said cut, every single person on that balcony broke down and started crying. Yeah. Because it was such an emotional moment, to actually hold the real world. वो feel ही अलग है. And Clive Lloyd that day had come to watch our our shoot, because his son is playing Joel Garner in the film. Oh wow! So in fact, he came and he sat, and I told him, I said, sir, do you want to go a little closer to where the action is? Yes. And he looked at me like poker faced and said, you want me to see the cup being given away for the second time? He has a great sense of humor. That's an interesting set of tales. कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया. Great. एक बार मिनी मैम के साथ करेंगे फिर. Done. है ना? Then we do a family kind. We can do the food trail. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. All right. See you. This is the Bombay journey.